तो लास्ट सेशन में हम स्प्रिंग बूट के इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे यहाँ पर। ये तो एप्लीकेशन हम जब भी क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर स्प्रिंग बूट, तो हमारे पास में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। तो एक एप्लीकेशन के ऊपर क्या होती है, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पर। तो ये क्या करती है, आपस में कम्युनिकेट करती है। तो इन पर्टिकुलरली लेयर्स को हम यदि टेक्नोलॉजी में क्रिएट करते हैं ये, तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि टेक्नोलॉजी है J2 AC, जहाँ पर हम लोग यदि कोर जावा, एडवांस जावा, J2 EE और एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोगों को J2 EE टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, सर्वलेट, JSP, वेब सर्विसेज। तो जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी का यदि यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेंगे ही। फिर टॉप ऑफ दैट हमारे पास में क्या आता है, अलग अलग लेयर के हमारे पास में आते हैं फ्रेमवर्क। तो हमारे पास में स्टड्स फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क यदि यूज़ करते हैं, हाइबरनेट फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लर आ रही इज इट फाइन नाउ? है इसका हाँ अभी सही। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो स्टड्स, EJB, स्टड्स की जगह पर पहले JSF भी एक टेक्नोलॉजी थी। तो उसमें काफ़ी सारा हमें क्या है कि एक तो अलग अलग फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज हमको यहाँ पर मैनेज करनी है, और EJB जो है वो एप्लीकेशन सर्वर बेस्ड है। इसके लिए एप्लीकेशन सर्वर लगता है, जैसे कि वेबस्पेयर, वेब लॉजिक, ये एप्लीकेशन सर्वर है जिसके अंदर EJB की लाइब्रेरी है। टॉमकैट के अंदर नहीं आता, टॉमकैट जो है वो वेब सर्वर है वो। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये एडिशनली क्या है, उसके वर्जन मेंटेन करना है, सब अलग अलग फ्रेमवर्क को मैनेज करना, और अलग अलग फ्रेमवर्क का अलग अलग जावा के वर्जन में कॉम्पेटेबल होते हैं ये। तो काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई करना पड़ती है ये। तो ये हमारे लिए क्या होता है, ये चैलेंजिंग रहते हैं। तो जो हमारे पास में जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर, इसको परसिस्टेंस लेयर या डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं। तो जो भी हम लोग पर्टिकुलरली जो भी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर फ्रेमवर्क को चूज करेंगे, यहाँ पर ये एप्लीकेशन तो सेम ही क्रिएट करना, जो रस्ट क्या होता है, हमारे एफर्ट रिड्यूस होते हैं। तो सभी का हमारे पास में जो सारी लेयर पे काम करें, तो हमारे पास में स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो सारी लेयर्स पे काम कर सकती है, प्रेजेंटेशन, सर्विस, डेटा एक्सेस, और जो भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का रिलेटेड टू मेलिंग, मैसेजिंग, असिंक्रोनस कॉल, रेबिट MQ, काफका। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक एक ही फ्रेमवर्क अवेलेबल है यहाँ पर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, ये सब कुछ करके दे देगा यहाँ पर ही। तो अब अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग हमको फ्रेमवर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना। तो टेक्नोलॉजी जो है वो, टेक्नोलॉजी के टॉप पे काम हमारे काम करते हैं हमारे ये फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंडरलाइन क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर। तो हमें क्या, काफ़ी सारा जो कोड है वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है ये, जिसने भी उस फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है वो सारी लेयर्स पे काम करता है। फिर
स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यदि हम लोग यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या है कि काफी सारा क्या है जो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो उन उस कॉन्फ़िगरेशन को भी हमें नहीं करना पड़े तो हमें हमारे पास में और इम्प्रूव करके काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी यहाँ पर ये। तो हमारे पास में यहाँ पर है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के अंडरलाइन स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही काम करता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि हमें हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वाला यहाँ पर फाइल जो है यहाँ पर नहीं रहेगा और काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। काफ़ी चीज़ें हमारा स्प्रिंग बूट मैनेज कर लेगा। तो आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी स्प्रिंग बूट अंडरलाइन काम कैसे करता है। तो हम हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं टॉप ऑफ द अवर स्प्रिंग बूट। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम हमारी एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेमवर्क का यूज़ करो, स्प्रिंग बूट करो, स्प्रिंग यूज़ करो, अल्टीमेटली हमारे एप्लीकेशन के अंडरलाइन होती है टेक्नोलॉजी। तो कोर जावा, एडवांस जावा, जेडीबीसी, सर्वलेट स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सबके अंडरलाइन फ्रेमवर्क के अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है। तो डे बाय डे फ्रेमवर्क तो जो आ रहे हैं तो हमारा कोड रिड्यूस कम हो रहा है, यहाँ पर डेवलपर्स एफर्ट कम हो रहे हैं, बट अंडरलाइन जो है टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं हो तक फील नहीं आता है किस तरीके से वो अंडरलाइन वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट का पहले फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, देन फिर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या किस तरीके से ये जो है स्प्रिंग बूट काम करता है, इसके आगे ये कॉन्सेप्ट है क्या क्या है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जब हम यदि यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट का, सॉरी, तो हमें चाहिए होता है यहाँ पर पेरेंट पॉम। तो एक पेरेंट पॉम चाहिए होता है यहाँ पर। अब स्प्रिंग बूट का हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक चाहिए हमें ये फॉर्म के अंदर एक पेरेंट, जिसके अंदर क्या होगा स्पेसिफिक स्प्रिंग बूट रिलेटेड डिपेंडेंसी हमारे पास में यहाँ पर ये आएगी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर वही है, फर्स्ट हम लोग क्या करें कि स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन, हाँ पहले एक एप्लीकेशन इसका क्रिएट करूंगा फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे जो अभी तक हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करते आए हैं और कहाँ पर कौन सी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रही है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहा है और क्या हमारे एफर्ट रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक स्प्रिंग बूट का जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो हम डायरेक्टली भी उसको क्रिएट कर सकते हैं और आईडी के थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास में एस टी एस आई डी जो है ये, जो ये एस टी एस आई डी जो है ये एक्लिप्स नहीं है, ये एक्लिप्स ही है ये, बट ये स्पेसिफिक फॉर स्प्रिंग के लिए ये बनाया हुआ है ये। इसके अंदर स्प्रिंग रिलेटेड फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें यदि इस एस टी एस के अंदर तुम उसको क्या करोगे, एस टी एस को डाउनलोड कर लो। तो इस एस टी एस के अंदर यहाँ पर यदि हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट को ऑप्शन हमें दिखता है क्योंकि बनाया इसके लिए ये है।
तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग बूट दिखता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये वाली वेबसाइट से हमारे लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है यहाँ पर ये। अब इसको कॉपी करो ये वाली लिंक को, और तो ये रहा हमारे पास में स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे ये। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ये, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है यहाँ पर ये। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है कि हमें एक तो वर्जनिंग नहीं करना है, वहाँ पर स्पेसिफिक वर्जन नहीं डालना है कि हम कौन सा स्प्रिंग का फ्रेमवर्क का वर्जन यूज़ करने वाले हैं, या उसके जो भी हम लोग मॉड्यूल यूज़ करेंगे उसमें और भी अदर लाइब्रेरी लगती है। जैसे मैंने लॉगिंग की लाइब्रेरी बताई, डेटा सोर्स लाइब्रेरी बताई, यहाँ पर जैक्सन की लाइब्रेरी बताई। तो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा वो, फेच कर लेगा, ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा, जस्ट हमें स्प्रिंग का फ्रेमवर्क देना है। तो हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग का ये इनिशियलाइजर है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक तो हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और अपने आईडी के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या आईडी के अंदर भी इंटीग्रेटेड एचटीएस यूज़ करोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का हमारे पास में ऑप्शन आता है, ये बना इसी के लिए ही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्रुप कॉम डॉट कंपनी नेम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ये कॉन्ग्रेंट। अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी डिस्क्रिप्शन देना हो, और यहाँ पर हमको जो भी पैकेज का नेम देना हो यहाँ पर ये। तो ये हमें इसकी पैकेजिंग जार में करवाना है या वार में करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और कौन सा हमें जावा का वर्जन यहाँ पर यूज़ करना है। फिर ये प्रोजेक्ट जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पर बिल्ड टूल यूज़ करेंगे मेवन, और मेवन कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेडल कर सकते हैं। तो दोनों क्या है, ये बिल्ड टूल ही है। तो मेवन के अंदर टैग लिखना पड़ता है, और यहाँ पर हमें जो है वो लैंग्वेज रहती है यहाँ पर, ये टूल इसके अंदर ग्रूवी लैंग्वेज रहती है। तो यहाँ पर XML के टैग रहते हैं, यहाँ पर ग्रूवी लैंग्वेज रहती है बिल्ड टूल में। काम दोनों सेम ही करते हैं, जस्ट वो बिल्ड टूल को यूज़ करने के तरीके थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर काम दोनों सेम ही करते हैं, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करते हैं, हमारे लिए बिल्ड बनाते हैं, हमारी यूनिट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं। तो आगे हम लोग जनकिन वगैरह पे काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे। अभी सब चीज़ें मैनुअली कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब हम स्प्रिंग बूट है कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो देखो स्प्रिंग की जो कम्युनिटी जो है, स्प्रिंग की कम्युनिटी, इसका नाम है पाइवोटल। जो भी स्प्रिंग बूट हमारे लिए क्रिएट करके देती है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। तो अभी स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो इसके आगे लग रहा है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट स्नैपशॉट तो स्नैपशॉट का मतलब ये कि अंडर डेवलपमेंट है ये। अंडर डेवलपमेंट हम यदि यूज़ कर सकते हैं उसको, लेकिन ये उनके साइड से अंडर डेवलपमेंट है, और यदि कोई चीज़ यदि अंडर डेवलपमेंट है तो उसके अंदर बग वल्नरेबिलिटीज आने के चांसेस है। यहाँ पर ये स्टेबल वर्जन नहीं है, ये अभी इस पर काम चल रहा है। उनने रिलीज करके यहाँ पर इसलिए दे दिया है कि वो लोगों की टेस्टिंग भी हो जाए साथ में। हम लोग यदि यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ इशू आ जाए तो हम लोग उनकी टीम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं यहाँ पर। तो उनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये टेस्टिंग भी हो जाएगी, और यूज़ भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो ये स्नैपशॉट मतलब अंडर डेवलपमेंट। तो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें स्नैपशॉट वाला वर्जन तो यूज़ करना नहीं है। और क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है, उनकी साइड से रिलीज़ नहीं हुआ है अभी, ये जो रिलीज़ हुआ उसके आगे स्नैपशॉट नहीं दिखेगा यहाँ पर 3 4 5। तो ये रिलीज़ हो चुका है यहाँ पर ये मेजर वर्जन है पहला वाला। दूसरा हमारे पास में माइनर वर्जन है, और तीसरा वाला यदि उसके अंदर कोई बग आते हैं, इशू आते हैं, तो उसको फिक्स करते जाते हैं। तो हमारे पास में ये तीसरा वर्जन जो है यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो है ये। तो 3 4 3 4 5 ये हमारे पास में स्टेबल वर्जन है,
और 3311 ये, बाकी ये जो है ये अंडर डेवलपमेंट है। ऐसा RC1 भी होता है। तो कोई चीज़ रिलीज होती है तो उसके रिलीज होने के पहले क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिलीज, जस्ट रिलीज होने के पहले उसका RC1 रिलीज होता है। अब इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर जब ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट है तो वो रिलीज होने के पहले RC1 RC2 ऐसा करके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो फाइनली रिलीज होता है, जिसके अंदर क्या होता है UAT टेस्टिंग होती है। उसके अंदर ही कोई बग आते हैं ये, तो वो उसको वहाँ पर फिक्स करते हैं, यहाँ पर ये रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं उसकी सारी। तो ऐसा स्नैपशॉट से वो ऐसा RC1 में जाता है, फिर RC2 में जाता है, फिर फाइनली वो रिलीज हो जाता है वही। तो वो थोड़ा इंडस्ट्री के पार्ट है, वो अलग अलग फॉर्म में उसको ले जाना यहाँ पर है, बट हमें मोस्टली ध्यान रखना स्नैपशॉट। ये कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए कि स्नैपशॉट का मीनिंग क्या है यहाँ पर ही। बहुत से लोग इसके मीनिंग ही नहीं जानते हैं। जब प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, जब उसके आगे हमें इंडस्ट्री में स्नैपशॉट रहेगा, जब वो रिलीज हो जाएगा वो, तो उसके आगे वो स्नैपशॉट हट जाता है। फिर वो रिलीज हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्जन की तरफ मूव कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो अभी हम लोग स्टेबल वर्जन का यूज़ करते हैं यहाँ पर 345 या फिर 3311। ये हमारे पास में क्या स्टेबल वर्जन है यहाँ पर ही। अब प्रोजेक्ट को जो हमको क्रिएट करना है, तो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में एक हमें क्या मिलता है, पेरेंट प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पर पेरेंट प्रोजेक्ट ही बोलेंगे हम उसको। तो इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग बूट के काफ़ी सारे फीचर अवेलेबल है जो कि हमारे डेवलपर के एफर्ट को कम करते हैं। इसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, और रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी डाउनलोड होती है यहाँ पर ये एक स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो एक पेरेंट टैग रहेगा हमारे पास में, जो रहेगा ही रहेगा, और एक स्टार्टर जो है वो हमको ऐड करना है। तो वो जो स्टार्टर डिपेंडेंसी रहेगी वो स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या उसके अंदर आगे जो हमें क्या है डेटाबेस इंटीग्रेट करना है, उसके आगे हमें मेलिंग लगाना है। तो जो भी लगाना है उससे रिलेटेड हमें स्टार्टर ऐड करना पड़ता है। उससे कोई वर्जनिंग नहीं करना है, सब वो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या कर लेगा, फेच कर लेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ऐड द डिपेंडेंसी करोगे तो ये सब क्या यहाँ पर ये, तो जो जो भी एप्लीकेशन को राइट करने में जो जो भी हो सकता है यहाँ पर क्या उसकी क्या है डिपेंडेंसी अवेलेबल है यहाँ पर ही। हमें वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यदि, तो हमें स्प्रिंग का क्या है यहाँ पर वेब डिपेंडेंसी ऐड करना है। हमें डेटाबेस ऐड करना है तो डेटा जेपी यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर ही। तो जो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट के लेवल पे यूज़ करते हैं, एज ए प्रेजेंटेशन लेयर पे, एज ए सर्विस लेयर पे, एज ए और डेटाबेस लेयर पे, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इतने टाइप के डेटाबेस अब जो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो इधर क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है यहाँ पर। ये अभी तो हम उसको ऐड नहीं कर रहे, अभी हम लोग वो सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और किसी लोकेशन पे यहाँ पर क्या है वो डाउनलोड हो जाएगा वो प्रोजेक्ट जनरेट होके। तो ये मेरा स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट जो है ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो गया यहाँ पर ये। तो ये अब इस प्रोजेक्ट को मुझे क्या करना है, मेरे वर्क स्पेस में मुझे इंपोर्ट करवाना है यहाँ पर ये। तो जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट को क्या करा, मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया, तो वो हमारा पैकेज क्रिएट हुआ। मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर दिखेगा हमें ये इस तरीके का हमारा ये मेन क्लास रहेगा ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट एक एनोटेशन दिखेगा यहाँ पर।
और यहाँ पर जो रहेगा वो हमारा ये मेन क्लास रहेगा यहाँ पर ये, और ये लाइन जो है वो हमें यहाँ पर रिटर्न रहेगी यहाँ पर ये। अब सारा खेल स्प्रिंग बूट में इसी लाइन का है ये। जब प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होता है ये, तो ये स्टार्ट होगा यहाँ पर ये। अब हम लोग यदि इसके हम लोग डिपेंडेंसी देखें फॉर्म की, मैंने प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया है इसलिए वो, तो इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर क्या निकल के आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ पर जो भी उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने लिया था, तो एक मेरे पास में क्या आएगा, ये पेरेंट टैग आएगा यहाँ पर ये। अब ये स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये पेरेंट टैग रहेगा, ये बेसिकली पेरेंट प्रोजेक्ट रहता है ये। तो मेवन के अंदर ये पेरेंट टैग होता है ये मेवन टूल के अंदर। यदि हम लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कुछ फीचर जो है वो हर प्रोजेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट यदि हम ऐड करना चाहते हैं ये, तो उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर वो ऐड कर देता है। तो काफ़ी सारे क्या होते हैं हमारे पास में पेरेंट चाइल्ड प्रोजेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी होते हैं कि कुछ कॉमन डिपेंडेंसी है वो सभी को चाहिए। तो हमें बार बार अलग अलग उसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना, उसके पॉम डॉट एक्सएमएल में हम लोग एक पेरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और उसको ऐड कर दे सारे प्रोजेक्ट में, तो कॉमन डिपेंडेंसी जो है वो सभी को मिल जाती है यहाँ पर ये। तो वैसा यहाँ पर क्या है कि पेरेंट है हमारे पास में ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्प्रिंग बूट का हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट का हमें क्या है वो प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जाओगे, तो यहाँ पर जाके हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताना है, तो हमारे पास में प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर ये। तो जो भी हम यहाँ पर क्या है स्प्रिंग बूट का जो है वर्जन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट का वर्जन सिलेक्ट करते हैं, जो जो भी हमको डिपेंडेंसी चाहिए वो हमको यहाँ पर ऐड कर देना है यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा कि हमें वो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर जो जो भी डिपेंडेंसी है। तो अभी मैंने जो है वो कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास में ये वाला स्टार्टर ऐड होगा यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। तो तो एक मेरे पास में ये वाला टैग है पेरेंट टैग। तो ये स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में दिखेगा, यहाँ पर रहेगा स्प्रिंग बूट का वर्जन। यही क्या करता है कि हमारे लिए डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करता है जो भी हम लोग स्टार्टर में ऐड कर रहे हैं। तो मिनिमम मिनिमम एक स्टार्टर क्लास होगी, मिनिमम मिनिमम ये। तो अभी मैंने कुछ लिया नहीं है यहाँ पर मॉड्यूल ही है, तो ये मेरा क्या है, ये सिंपल एक स्टार्टर ऐड हुआ है जिससे कि मैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब अभी मुझे कोई सर्वर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे कि अभी हम जो कर रहे थे यहाँ पर पहले,
और स्प्रिंग बूट से उसी चीज़ को हम लोग क्रिएट करें तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो एक हमारे पास में हो गया ये पेरेंट टैग, यहाँ पर रहेगा रहेगा जब हम लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे ये। तो ये हमारे पास में हो गया ये पेरेंट प्लस। तो ये स्प्रिंग बूट का जो है यहाँ पर ये वर्जन रहेगा स्प्रिंग बूट का ये। तो बेस्ड ऑन स्प्रिंग बूट ये डिसाइड करता है हमें कौन से वर्जन का स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाउनलोड करना है, या जो भी हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे डाउनलोड करना है। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी जो होगा उस वो भी सब इसी के थ्रू होगा। यहाँ पर ये जो हम लोग बोल रहे हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो इसी के थ्रू होगा हमारे पास में ही। तो ये पेरेंट का टेक मिनिमम मिनिमम हमारे पास में एक स्प्रिंग बूट में पेरेंट का टेक तो मैंडेटरी आता ही आता ही। ये वाला जो है वो मैंडेटरी आएगा ही आएगा ये। प्लस एक हमारे पास में रहेगा स्टार्टर। तो मिनिमम स्टार्टर रहेगा, बाकी तो हम लोग बाद में बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में क्या है ये स्टार्टर एक ऐड, इसमें कोई भी वर्जन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये जस्ट ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे यदि हम लोग तो हमें पूरा वर्जन मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर हमें जस्ट स्टार्ट रेट करना है, कोई वर्जन नहीं देना है। तो एक हमारे पास में हो गया ये पेरेंट, प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा ये एक स्टार्टर हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मिनिमम मिनिमम हमको चाहिए यहाँ पर ये। अब इसी प्रोजेक्ट को मैं क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर ये काम दोनों सेम ही है, यहाँ पर जस्ट आईडी के थ्रू है। तो आईडी का यूज़ नहीं करना, तो स्प्रिंग की हमें क्या करना है, हमें इनिशियलाइजेशन के ऊपर जाना ही और यहाँ पर सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो यहाँ पर ऐड करो और वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और यदि नहीं करना है ऐसा तो यहाँ पर क्या करो कि आईडी के अंदर भी स्प्रिंग बूट इंटीग्रेटेड रहता है यहाँ पर ये। अब ये एसटीएस जो है वो मेनली स्प्रिंग बूट के लिए ही है। तो हमें क्या मिलेगा, स्प्रिंग बूट का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही फाइल पे जाओगे न्यू प्रोजेक्ट करोगे तो हमें ये स्प्रिंग बूट के एसटीएस का यूज़ कर रहे हैं ये, एक्लिप्स का नहीं एसटीएस का। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ये। और एक सिंपल एक्लिप्स के अंदर भी हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन ला सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्लगइन को जो है वो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो कुछ भी प्लगइन को यहाँ पर फाइंड आउट करके जो है वो इंस्टॉलेशन करो यहाँ पर वो एक्लिप्स मार्केट प्लेस पे यहाँ। तो वो फीचर एक्लिप्स में भी क्या होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं उसके, लेकिन प्लगइन को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो जब भी हम आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे प्लगइन तो रेडी मेथड आते हैं, और जो यदि हमको रिक्वायरमेंट हो यदि तो हम उसको यहाँ पर फिगर आउट कर लो, फाइंड आउट कर लो, देख लो उसके अंदर एस टी एस है क्या। तो वो हमारा नॉर्मल एक्लिप्स भी जो है वो एस टी एस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने लगता है वो। अब ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का जो है वो लिस्ट डाउनलोड करने लग गया है यहाँ पर ये। उसको हम कैंसिल करते हैं। फिर से जाओ यहाँ पर न्यू करो प्रोजेक्ट को और स्प्रिंग बूट वाला यूज़ कर लो। यहाँ पर क्या करना है कि स्टार्टर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर ये। तो जो काम मैं यहाँ पर कर रहा था ब्राउज़र के थ्रू वही सेम काम यहाँ पर करना है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो
स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन है। स्प्रिंग बूट फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये चीज़ें सेम ही रहेगी जो यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो मैंने वहाँ पर किया कॉम डॉट कॉन्ग्निएंट, तो दूसरी बैंक का नाम ले लिया हमने कॉम डॉट बार्कलेज, ये फर्स्ट है पे। फिर यहाँ पर वर्जन दिखेगा स्नैपशॉट, मतलब ये अंडर डेवलपमेंट है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर पैकेज ले लो यहाँ पर ये कि और हमें मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ही, और पैकेजिंग जो रहेगी हमारी जार करना है या वॉर करना है ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग जार फाइल जो है वही यहाँ पर पैकेजिंग करवाएंगे। ये अभी हमारे पास में क्या है, मल्टीपल डिपेंडेंसी, जिसको भी ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पर ये। तो सिलेक्ट कर लेंगे तो उसकी डिपेंडेंसी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। वहाँ पर ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वेब सर्विसेज क्रिएट करना है। यदि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है यहाँ पर सर्च करो वेब, तो जो जो भी लगता है वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो हमें स्प्रिंग का वेब क्रिएट करना है, स्प्रिंग में हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करना है। जो जो भी करना चाहते हो यहाँ पर सबका क्या रहता है, लिस्ट रहता है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये उसकी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है, ये हमें नहीं करना है। तो वर्जनिंग जो है वो हमें देखना पड़ती है इफ़ वी आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग बूट। बट स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ, उसकी डिपेंडेंसी सब वो मैनेज कर लेगा। यहाँ पर जस्ट हमें बताना है ये तुमको वेब यदि चाहिए तो वेब रिलेटेड यहाँ पर डिपेंडेंसी डालो, डेटाबेस रिलेटेड चाहिए तो डेटाबेस में सर्च करो। जितने भी टाइप के डेटाबेस है उसका यहाँ पर क्या है, सर्च करके लिस्ट लाएगा। लेकिन हमें यदि सिंपल यदि एसक्यूएल वाला यूज़ करना है, ओरेकल वाला यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर उसको ऐड कर लो, तो वो उससे रिलेटेड क्या है यहाँ पर वो डेटाबेस को वो ऐड कर लेगा यहाँ पर। जस्ट हमें मिनिमम मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन देना है कि जिसके अंदर आईपी एड्रेस क्या है, यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, ये बताना है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारा टैग नहीं लिखना है जैसा हम लोग लिख रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, पहले हम लोग सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जस्ट स्प्रिंग के फीचर आए हमारे पास में ये। तो अब ये उसको क्या करेगा, यहाँ पर डाउनलोड करेगा और हमारे लिए क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ये स्प्रिंग बोट फर्स्ट एप्लीकेशन ये क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। अब उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर ये। अब मैं इसका पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन करता हूँ मैं ये। तो ये मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ मेवन। तो ये इसका पॉम डॉट एक्सएमएल यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये इसके अंदर क्या है। तो अभी ये सब टैग का यूज़ करने का कोई मीनिंग नहीं है, उसको रिमूव कर दो यहाँ पर। तो ये प्लगइन है तो चलेगा ये। अभी नहीं भी राइट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट प्लगइन लेता ही है यहाँ पर ये। तो मेवन का पूरा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में, मेवन कैसे काम करता है, क्योंकि रियल टाइम टूल है ये। बट मेरे प्रोजेक्ट वाले सेशन में मेवन को मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ये मेवन इंटरनली कैसा काम करता है, क्या क्या चीज़ होती है मेवन में। तो यहाँ पर आया मेरे पास में एक स्टार्टर। अब ये स्टार्टर जो है वो सिंपल एप्लीकेशन के लिए ही है। सिंपल एप्लीकेशन जहाँ पर हम कोई अभी डेटाबेस सर्वर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो मिनिमम मिनिमम पेरेंट तो हमको चाहिए ही, साथ में क्या चाहिए हमें यहाँ पर, एक स्टार्टर चाहिए। मिनिमम मिनिमम एक स्टार्टर हमें चाहिए ही है। तो ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। अब यदि हम लोग स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को हम लोग हमारे फर्स्ट स्प्रिंग के एप्लीकेशन से यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यदि फर्स्ट एप्लीकेशन से इसके पॉम डॉट एक्सएमएल से, तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कौन सा हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर ये। लेकिन स्प्रिंग बूट में हमें कोई वर्जन नहीं बताना है, हमें स्टार्टर ऐड करना हो। यहाँ पर क्या है कि पेरेंट प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, मतलब स्प्रिंग का स्प्रिंग बूट का एक पेरेंट प्रोजेक्ट है। वो पेरेंट प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ करके देता है। यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के अंदर हमको ये बताना नहीं है, यहाँ पर हमको जस्ट एक स्टार्टर ऐड करना है।
अब मैं स्प्रिंग बूट जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया है, उसकी मैं डिपेंडेंसी यहाँ पर देखूँ मैं, तो देखो काफ़ी सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर का ये हुई है, ऑटोमेटिकली आई है यहाँ पर ये। तो इसने स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यहाँ पर कौन सा वाला वर्जन डाउनलोड किया, तो यहाँ पर इसने स्प्रिंग 6 का वहाँ पर वर्जन डाउनलोड किया यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग कॉन्टेस्ट, ये स्प्रिंग का लाइब्रेरी है, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पर इतनी डिपेंडेंसी मिनिमम मिनिमम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को चाहिए होती है सिंपल एप्लीकेशन के लिए, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के लिए, जहाँ पर स्प्रिंग क्या करता है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसको स्कोप प्रोवाइड करता है, उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाता है, उसकी कैशिंग करता है। तो ये स्प्रिंग की इतनी ज़्यादा हमें चाहिए क्योंकि स्प्रिंग के टॉप पे हमारा स्प्रिंग बूट है। इसके अलावा, इसके अलावा भी स्प्रिंग बूट की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जार फाइल यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर ये, और किस वर्जन की है ये इसने ऑटोमेटिकली मैनेज करके डाउनलोड किया है यहाँ पर ये। स्प्रिंग का 6.x वर्जन यूज़ किया है, बाकी जो अलग अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है ये, उसके अलग अलग वर्जन को यहाँ पर क्या करके रखा है इसने, ये डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर ये। क्योंकि एप्लीकेशन के लेवल पे जो जो भी लाइब्रेरी हो सकती है वो हमको मैनेज करना पड़ती है एडिशनली, यदि स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करते हैं तो हम ये, तो उसको हमको पॉम डॉट एक्सएमएल में वर्जन के साथ में डालना पड़ती है ताकि वो डाउनलोड करे। लेकिन स्प्रिंग बूट में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, कॉम्पेटेबल डिपेंडेंसी वो डाउनलोड करके सब दे देगा ये, जस्ट हमें क्या करना है कि स्प्रिंग बूट का स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3.x वाला जो वर्जन है वो स्प्रिंग का, 6.x वाला जो है वो यहाँ पर फ्रेमवर्क का यूज़ करता है ये इसके इंटरनली। यदि ओल्डर वर्जन पर जाओगे स्प्रिंग बूट के तो फिर वो स्प्रिंग के ओल्डर वाले वर्जन को पॉइंट करेगा, उसकी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा ये। तो ये सिंपल सा स्प्रिंग का हमने प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो स्प्रिंग रिलेटेड डिपेंडेंसी तो डाउनलोड हुई, लेकिन साथ में बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी डाउनलोड हुई। और स्प्रिंग बूट के जो फीचर है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है स्प्रिंग बूट के अंदर, तो वो उसको भी, उसके लिए भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कोड किया ही होगा। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी और डाउनलोड होगी जिसको होगा हमारे पास में वो स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसके लिए ये वाला प्रोजेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो कि स्प्रिंग बूट के अंडरलाइन काम करता है ये इसके ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये सेट ऑफ हमारे पास में क्लास फाइल है जो कि क्या करेगी, हमारे लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेगी, हमें कॉन्फ़िगरेशन वाले एफर्ट नहीं लगाना है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये इसके अंदर क्या इंटरनली अवेलेबल है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर हम लोग मेटा एनएफ में जाते हैं और स्प्रिंग की फैक्ट्रीज में जाते हैं। यस, तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग के मेटा एनएफ के अंदर यहाँ पर ये वाला फाइल है इंपोर्ट्स करके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पर ये। तो इनने क्या करके रखा कि सेट ऑफ क्लासेस यहाँ पर दे के रखी हुई है यहाँ पर ये। तो ये सेट ऑफ क्लासेस जो है ये यहाँ पर उसका एक लिस्ट है यहाँ पर ये। तो यदि उसको ये उसको मिल जाता है वहाँ पर सेट ऑफ क्लास में, यदि कोई सी भी क्लास मिल जाती है यहाँ पर ये, तो वो उसको क्या करता है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देता है यहाँ पर ये, हमको नहीं करना पड़ता है ये। तो मैं उसको आगे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा जब समझ में आएगा यहाँ पर ये, बट ये वाली जो फाइल है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब बताना है इंटरव्यू में स्प्रिंग बोर्ड के कि यहाँ पर ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड हमें क्या डिपेंडेंसी मिलती है यहाँ पर ये, इसके अंदर ये वाला फाइल है ये रिस्पॉन्सिबल है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इसके पास में सेट ऑफ लिस्ट है। यदि उसको वो लिस्ट में से जो जो भी मिलता है, जो जो भी मिलता है वो उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा वहाँ पर ये। हमें उसके लिए कोई एक्सएमएल या जावा कॉन्फ़िगरेशन क्लास एनोटेशन हमको ऐसा राइट नहीं करना है उसके लिए एक्सप्लिसिटली, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा यदि उसको मिल जाता है तो ये सब क्लासेस यदि उसको मिल जाती है, तो ये क्लासेस कहाँ से मिलती है, यदि हम जो भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसका वहाँ पर हम लोग डालते हैं स्टार्टर, यहाँ पर डालते हैं स्टार्टर। वेब क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग डालेंगे वेब का स्टार्टर।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि अभी ये इतनी ज़्यादा डाउनलोड है यहाँ पर। ये अभी मुझे क्या करना है कि मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जहाँ जिसको मैं सर्वर पे एग्जीक्यूट करूँ मैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, वेब स्टार्टर को यहाँ पर डाल दूंगा मैं। तो मैंने क्या कर रहा है यहाँ पर, स्टार्टर वेब। तो ये क्या करेगा, डिपेंडेंसी को डाउनलोड करेगा और यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी बढ़ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वेब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के फीचर आ जाएंगे यहाँ पर ये। तो मेरे पास में वेब रिलेटेड लाइब्रेरी बढ़ेगी यहाँ पर। तो स्प्रिंग का यहाँ पर वेब वाला जार जो है वो यहाँ पर हमें दिखेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। सॉरी, स्टार्टर वेब नहीं है, वेब स्टार्टर है। या स्टार्टर वेब ही है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर वेब किया तो यहाँ पर वेब रिलेटेड जार फाइल यहाँ पर डाउनलोड होकर आ गई यहाँ पर ये। और स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और स्प्रिंग का जो एमवीसी मॉड्यूल है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्या होगी, लाइब्रेरी यहाँ पर दिखेगी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यहाँ पर फाइंड आउट करो यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग वेब ये जो दिख रहा है ये वाला स्प्रिंग वेब, तो ये मैंने वेब मॉड्यूल यूज़ करा तो ये लाइब्रेरी यहाँ पर एडिशनली मेरे पास में आ गई। और एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर हमको यहाँ पर मिलता है, एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी है। तो इसने यहाँ पर क्या करा, ये टॉमकेट को भी लेकर आ गया यहाँ पर। एम्बेडेड टॉमकेट, अलग से टॉमकेट सर्वर इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही टॉमकेट सर्वर जो है वो हमें अवेलेबल हो जाता है वो इंटरनली ही। तो उसकी लाइब्रेरी भी हमारे पास में ही आ गई है। अभी यदि मैं यहाँ से वेब हटा दूँ मैं ये, तो फिर से वो लाइब्रेरी जो है वो मेरे पास से क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी यहाँ से। तो जो जो भी मॉड्यूल यूज़ करोगे तो उसकी यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करोगे तो लाइब्रेरी ऐड होगी यहाँ पर ये। अभी मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अभी मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ही। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जस्ट पेरेंट की लाइब्रेरी बचेगी स्प्रिंग बूट के। तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी रहेगी जस्ट स्प्रिंग बूट के पेरेंट के अंदर जो आई है वो लाइब्रेरी हमारे पास में रहेगी। स्प्रिंग का हम लोग स्टार्टर वाला ऐड कर लेंगे सिंपल प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो उसकी डिपेंडेंसी वो ऐड हो जाएगी। तो अब ये स्प्रिंग बूट के फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या हो गया है कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी डिपेंडेंसी आ गई। उन्होंने स्प्रिंग का जो वर्जन है वो डिटेक्ट किया यहाँ पर और ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड किया। सब उसके अंदर रहता है, कौन सा हमारे पास में लेना है ये। इसका जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के लास्ट में क्या होता है, जार फाइल क्रिएट होता है, वॉर फाइल क्रिएट होता है, हम जिसमें भी उसको पैकेजिंग करते हैं। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ पर प्रोजेक्ट स्प्रिंग के अंदर ये फैक्ट्री क्लास हमारे पास में है ये। तो स्प्रिंग का कौन सा वर्जन डिटेक्ट करना है और उसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करना है, सब हमें क्या करके देता है यहाँ पर, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो करके देता है यहाँ पर। अब हम ये देखते हैं तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें जो है ये वाली क्लास मिलती है और ये वाली जो लाइन है वो हमको मिलती है। तो एक सिंपल, यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का क्रिएट कर रहे हैं और यदि हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं यदि हम लोग, तो हमें यहाँ पर मैनुअली क्या है यहाँ पर ये, हम लोग आईओसी कंटेनर को यहाँ पर राइट करते हैं, कौन सा आईओसी कंटेनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग बूट तो यहाँ पर जो है हम लोग कोई कंटेनर को हम लोग यहाँ पर राइट नहीं करते, हम लोग स्प्रिंग बूट का ये प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं स्प्रिंग बूट, और इसके अंदर जो रन मेथड है उसको रन करते हैं। तो इसके अंदर ही क्या है कि कैपेबिलिटी रहती है काफ़ी सारी चीज़ें करने की। तो ये हमारे लिए डिपेंडेंसी को भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा जब स्प्रिंग बूट का हम जब प्रोजेक्ट रन करेंगे।
तो स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के रन मेथड के यदि हम लोग अंदर जाते हैं, ये रन मेथड के अंदर जाते हैं, तो ये क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कॉल होती है जो कि हमें स्प्रिंग बूट के अंदर इंटरनली यहाँ पर दी हुई है। तो इसी के अंदर ही क्या होता है कि ये आईओसी का कंटेनर भी डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन स्टार्टर। तो जो भी हमने स्टार्टर यहाँ पर ऐड किया पॉम डॉट एक्सएमएल में, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है कि ये आईओसी कंटेनर को यहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेगा यहाँ पर ये, बिकॉज यहाँ पर हमें आईओसी कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर अलग अलग कैटेगरी का होते थे। हम लोग सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सिंपल आईओसी कंटेनर चाहिए। यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें वेब वाला आईओसी कंटेनर चाहिए। यदि हमें एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें एनोटेशन बेस्ड वाला क्या चाहिए, आईओसी कंटेनर चाहिए यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो कंटेनर को क्या कर लेता है, वो डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पर ये। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते समय करता है, रिलेटेड टू अवर एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू सम रनर क्लासेस। यहाँ पर रनर क्लासेस होती हैं यहाँ पर ये। तो ये सब उसी की स्टेप है। ये कुछ लिसनर है उसको स्टार्ट कर रहा है, कुछ रनर्स को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है, प्रोफाइल को यहाँ पर ऐड कर रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट का के अंदर जो रन मेथड है, रन मेथड के अंदर काफ़ी सारी काम होते हैं उसके अंदर जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर लगते हैं। तो उनने कंसोलिडेट करके यहाँ पर दे दिया है ये। नहीं तो एडिशनली उसके लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ते थे पहले, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट उसको यूज़ करना है। तो आगे हम लोग यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो कॉल होगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसमें कॉन्फ़िगर होती जाएगी वो स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में। यदि हमने नहीं दी है तो उसको स्किप कर देगा। तो ये रन मेथड के अंदर जो है ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर ये। प्रिपेयर एनवायरनमेंट, प्रिंट बैनर, क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इस स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करता हूँ मैं ये। तो एक छोटा सा क्या मेरे पास में एक जो है वो लॉग जनरेट होगा ये। तो ये इसके अंदर आया स्प्रिंग बूट का, मैं ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे पास में क्या है, ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बैनर जो है वो प्रिंट हुआ है मेरे पास में। तो उसके लिए स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो रन मेथड के अंदर ये प्रिंट बैनर वाला मेथड कॉल होगा, जिससे वो बैनर जो है वो मेरे पास में ये यहाँ पर ये प्रिंट हुआ। यहाँ पर ये हमें ये देखना है कि स्प्रिंग का कौन सा आईओसी कंटेनर स्टार्ट हुआ है। तो हम वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसको मैं आगे बताता हूँ कैसे कैसे देखना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर ये रन मेथड है। ये रन मेथड जो है वो, ये पर्टिकुलरली रन मेथड है, ये रिस्पॉन्सिबल है स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो बूट का मतलब ये होता है स्टार्ट करना। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना एकदम बेसिक से। जब हम कोई भी चीज़ का स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, बूट हो रहा है यहाँ पर। तो वैसे हमारा एप्लीकेशन बूट होगा तो जो जो भी उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए एप्लीकेशन पे, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। अभी हम लोग आगे जब कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे रनर, प्रोफाइल, तब हमें जो एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते समय जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास में। हमको उसके लिए एडिशनल एफर्ट नहीं लगाने हैं, जस्ट बताना है उसको ये, बाकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा क्योंकि इसके रन मेथड के अंदर का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर ये। कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करना यहाँ पर ये है, कौन सा वाला आईओसी कंटेनर है, हमें हमारे एप्लीकेशन में लिसनर है उसको ऐड करना, हमारे एप्लीकेशन के अंदर प्रोफाइल है उसको ऐड करना। तो काफ़ी सारे हमारे पास में चीज़ें क्या होती है, बूटस्ट्रैप होती है एप्लीकेशन को स्टार्ट करते समय। तो अभी हमने यूज़ की नहीं है, जब आगे यूज़ करेंगे जब देखेंगे। तो ये स्प्रिंग बूट का मेरे पास में क्या हो गया, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया ये। अब वही काम जो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल में मैं कर रहा था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, उसके अंदर वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो करने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रिंग का एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्प्रिंग बूट का। तो क्विकली क्रिएट होगा इधर।
तो स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग जो है वो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल, जो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर का जो कोर मॉड्यूल है, हम लोग वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग कोर मॉड्यूल को देखते हैं यहाँ पर, ये कि ये कैसे यहाँ पर ये काम करता है ये। तो ये हमारे पास में जो है ये मेवन प्रोजेक्ट ले लो। और तो अभी मुझे कोई से भी यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंसी लेना नहीं है ये। अभी देखो, जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज यूज करेंगे आगे, तो ये स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये जस्ट हमको ऐड ही करना पड़ता है ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि दूसरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा, ये कोर मॉड्यूल का हम लोग जो है वो यूज करते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या है, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये क्रिएट हो गया है यहाँ पर ये। तो ये रन मेथड जो करेगा, ये इसके अंदर एक स्प्रिंग एप्लीकेशन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो जो भी चीज़ें लगती है उसको स्टार्ट करते समय ये इसके अंदर ये इसको स्टार्ट कर देगा। जस्ट हमको स्प्रिंग बूट को बताना है, लेकिन अभी हमने कुछ बताया नहीं है क्योंकि अभी सिंपल एप्लीकेशन है ये। तो जब उसको वो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे तो वो उसको स्टार्ट कर देगा। अभी वो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है ना, उसकी क्लास क्रिएटेड है यहाँ पर, ही काफ़ी सारी चीज़ें रन मेथड करता ही है। तो धीरे धीरे मैं आगे जब इससे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, तब देखना रन मेथड के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऐड होगी यहाँ पर। तो ये मेरे पास में क्या है कि ये मेरा सिंपल प्रोजेक्ट है, ये मैं उसको रन करता हूँ यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में इतनी, ये एप्लीकेशन रन करते समय मेरे पास में इतनी चीज़ें आई है मेरे सामने ये। अब मुझे स्प्रिंग कोर मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ करना है। तो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल का मुझे यूज़ करना है, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्लास क्रिएट करते हैं, जैसा हम लोग स्प्रिंग कोर में कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बीन बोलते हैं। वो जो क्लासेस जो रहती है स्प्रिंग के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बीन बोलते हैं। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में ये एक क्लास है ये, मैं इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, एफर्ट नहीं लगाऊंगा मैं, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्रेमवर्क। तो हमारे बिहाफ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करके देता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर आईओसी कंटेनर है, वो क्रिएट करके देता है यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट में हम लोग इवन आईओसी कंटेनर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आईओसी कंटेनर को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और हमारे लिए उसको यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करवाना है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर राइट कर दो यहाँ पर, सो देट हमें अंडरस्टैंड होगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ही नहीं हुआ यहाँ पर ही। स्प्रिंग बूट रेडीमेडेड है, इतने एफर्ट नहीं लगाना यहाँ पर ये। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करके देगा, क्या इसके पीछे रीजन है। तो एक तो इसके अंदर हमारे पास में एक टैग है यहाँ पर, स्प्रिंग बूट। पूछा जाता है इंटरव्यू में, स्प्रिंग बूट एनोटेशन कैसे काम करता है। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमारे पास में क्या है कि एनोटेशन है। तो स्प्रिंग बूट एनोटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास में कुछ एनोटेशन का। तो जिसके अंदर एक हमारे पास में एक है कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको मैं ओपन करूंगा मैं, तो मेरे पास में क्या है कि इसके पेरेंट में मुझे ये वाले टैग दिखेंगे, ये तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्लस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन।
तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट के अंदर ये वाला एनोटेशन आता है, तो जिस भी क्लास के ऊपर ये लग जाता है तो वो चीज़ें एबल हो जाती है ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होने के लिए। यदि हम लोग लगाते हैं, कोई क्लास क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ डालते हैं, हम चाहते हैं कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो इसको मैं आगे डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर की सभी स्टोरी है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें कैसे परफॉर्म हो रही है यहाँ पर ये। तो एक ये वाला एनोटेशन है। फिर एक है हमारे पास में कंपोनेंट स्कैन, जो कि हम देख ही रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो ये कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से क्या होता है, जिस भी क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर ये तीनों का क्या है, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है ये। तो स्प्रिंग बूट जो एनोटेशन जो है ये, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनोटेशन। ये जो तीन एनोटेशन यहाँ पर दिए हुए हैं इसके कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर ये। अब इसके बिहाइंड द सीन जो है यहाँ पर, ये जो है वो ये तीन एनोटेशन जो है वो काम करते हैं ये एक ही साथ में ये। तो एनोटेशन जो है वो रीड कर दे जाते हैं हमारे पास में, उसके अंदर हमारे जेवीएम के अंदर क्या होते हैं, एनोटेशन के इंजन होते हैं। तो जो कि क्या करते हैं, क्लास के मेटा डेटा को प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो पहले मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ मैं ये। तो बेसिकली यदि मेरा स्प्रिंग का ये वाला जो क्लास है, इसका जो पैकेज है कॉम डॉट प्रोफेशनल आईटी, यदि ये इस पैकेज के अंडर आ रहा है यहाँ पर ये, मतलब मेरा जो मेन एप्लीकेशन है इसके ऊपर जो पैकेज उसके अंडर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट एप्लीकेशन जो है ये क्या करता है कि उसके अंदर के सब पैकेजेस को देखता है वो। यदि ये मेरा क्लास उसके अंदर आता है तो उसको वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा यहाँ पर ये। लेकिन तो कंपोनेंट स्कैन कब काम करता है, जब हमारे पास में क्या है, यहाँ पर उस क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन लगा हुआ है, तभी वो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा ये। तो देखो यहाँ पर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, मैंने ये कोई मेरा एक्सएमएल या जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है यामल फाइल रहेगी जस्ट फॉर लेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मेरे पास में कोई इसे टैग नहीं रहने वाले हैं कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने स्प्रिंग का एप्लीकेशन क्रिएट किया मैंने, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि एक्सएमएल राइट किया था। इसमें ये मैं बता रहा था मैं कि ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सिमिलरली हम लोग जब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पे गए थे तो हमने जावा के कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर इसको बताया था हमने। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं हम लोग कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एनोटेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये टैग नहीं देना है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्लास या कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल इसी के थ्रू हमको बताना पड़ता है कि हम लोग एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं ये। तो हमें क्या करना पड़ता है कि वो वाला जो टैग है उसको हमको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये कंपोनेंट स्कैन टैग हमें यूज़ करना पड़ता है, और बेस पैकेज में हमको ये बताना पड़ता है यहाँ पर ये। एक्सएमएल यूज़ करोगे तो एक्सएमएल के अंदर हमको बताना पड़ता है, यही काम को एक्सएमएल के अंदर बताना पड़ता है, एनोटेशन एक्सएमएल। तो यहाँ पर हमने उसको हमने बताया है उसी कंटेनर को, तो ये क्या कर लेता है, उसको ये स्कैन कर लेता है। तो स्कैन किसको करेगा, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये हमारा ये कंपोनेंट एनोटेशन लगा हुआ है यहाँ पर, ये उसको क्या कर लेगा, वो स्कैन कर लेगा यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर को हमको किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्म करना पड़ता है यहाँ पर ये, जस्ट बताना पड़ता तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो अब यहाँ पर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन क्लास हमने नहीं बनाई है ना, हम हमारे पास में कोई एक्सएमएल है ना कोई जावा बीन क्लास है हमारे पास में ये।
यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग के केस में हमारे पास में जो है, स्प्रिंग बूट के केस में, वेर इज द स्प्रिंग बूट, या स्प्रिंग बूट के केस में हमारे पास में यहाँ पर कोई एक्सएमएल नहीं है, कोई ना कोई एक्सएमएल है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ना कोई क्या है मेरे पास में जावा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर क्या है वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, सब चीज़ ऑटोमेटिकली होगी, बिकॉज स्प्रिंग के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का क्या है फीचर है यहाँ पर ये सब कौन करेगा यहाँ पर, हमारे पास में ये पेरेंट के अंदर वो फीचर सब अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या कौन सा एनोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्रिंग बूट एनोटेशन। तो इसके अंदर क्या है कि ये वाले एनोटेशन है। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन कुछ बताता है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कुछ बताता है यहाँ पर ये, और कंपोनेंट स्कैन कुछ बताता है। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन क्लास ये बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये स्प्रिंग बूट का। ठीक है। तो ये कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, हमें ये बताता है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर ये कंपोनेंट स्कैन जब भी स्कैन हो पाएगा जब हमारे पास में यहाँ पर ये कंपोनेंट एनोटेशन नहीं है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो ऑटोमेटिकली होगा, जस्ट हम क्या करेंगे इसको रन करेंगे ये। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा मैं ये, तो मेरा स्प्रिंग बूट स्टार्ट होगा और यहाँ पर कुछ लॉक्स दिखेंगे रिलेटेड टू अवर स्प्रिंग बूट। देन ये हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, ये स्प्रिंग का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्रिएटेड दिखेगा यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या स्प्रिंग बीन जो है यहाँ पर ये प्रिंट किया। ये सिमिलरली मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ये पर्सन नाम का। तो सेम ही है यहाँ पर, ये रन करेंगे तो वाला ऑब्जेक्टिव भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में हमारे पास में जो है वो किसी भी तरीके का हमारे पास में क्या है कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई एक्सएमएल भी नहीं है, और ना कोई हमारे पास में जावा कॉन्फ़िग क्लास है। तो ये चीज़ें क्या होती है ऑटोमेटिकली जो हमारे पास में ये डिटेक्ट होती है ये। तो ना कोई एक्सएमएल है ना कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो ये स्प्रिंग कोर में जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब स्प्रिंग के अंदर जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, कोई ऑटो वायरिंग रिलेटेड हमें क्या करना है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है, एनोटेशन डालना है जस्ट। बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। तो उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।